तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपको बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनकी चर्चा है। गुजरात के सूरत में एक ह्यूमन रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस रोबोट को 4 छात्रों ने बनाया, फिर इसे सूरत की सड़कों पर चलाकर टेस्ट भी किया। ये दिखने में ई रिक्शा जैसा है, यानी इसके 2 पहिए हैं, लेकिन अगले पहिए की जगह रोबोट चलता है। वहीं सीट पर एक आदमी बैठ भी सकता है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर आई। वहां 4 नन्हे मेहमान आ गए। दरअसल एक मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। सियाया समेत कुछ चीते पिछले साल नामीबिया से लाकर इस नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। देश में गायों की क्लोनिंग के मामले में अच्छी खबर है। हरियाणा के करनाल में क्लोनिंग के जरिए गिर नस्ल वाली पहली गाय पैदा हुई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को ये बड़ी कामयाबी मिली। क्लोन के जरिए गाय की बछड़ी पैदा होने पर वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं। इसे गायों के क्लोन क्षेत्र में बड़ी क्रांति करार दिया गया है, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी के दूध उत्पादन में भी काफी इजाफा होगा। जन्म के वक्त इस बछड़ी का वजन 32 किलोग्राम था। गिर गाय भारत की देसी गायों की एक प्रसिद्ध नस्ल है, जो खास तौर पर गुजरात में पाई जाती है। ये दूसरी गायों की नस्लों की तुलना में बहुत ज्यादा सहनशील होती है। कहा जाता है कि ये ज्यादा तापमान और ठंड आसानी से सहन कर लेती है। इन देसी गायों गिर की ब्राजील, अमेरिका और मेक्सिको समेत कई देशों में काफी डिमांड है। इराक के बसरा में एक जहाज पर ही बुक फेयर लगा दिया गया, यानी तैरते जहाज पर किताबों का मेला। इस जहाज को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। इस बुक फेयर में अंग्रेजी और अरबी भाषा में करीब 5000 किताबें हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की खबर जुड़ी है तांबे के पानी के इस्तेमाल से। एक जमाने से तांबे के बर्तन में रखे पानी को सुबह पीने का चलन रहा है। माना जाता है कि इससे शरीर की कई समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन इन दिनों शरीर को डिटॉक्स करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। लेकिन WHO की चेतावनी है कि हद से ज्यादा तांबा शरीर के लिए ठीक नहीं। तांबे वाला पानी कितना फायदेमंद है, इसकी कितनी मात्रा ठीक है, इन मुद्दों को जानना समझना जरूरी है। इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए सुनी सुनाई बात है, लेकिन इस बात पर लोगों को पूरा एतबार है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर की कई समस्याओं के लिए रामबाण है। तांबे के बर्तन में पानी रखकर उसे सुबह पीने की पुरानी परंपरा रही है। इधर कोरोना काल के बाद सेहत को लेकर लोगों में जो संजीदगी आई है, उसका असर है तांबे की बोतल या गिलास में पानी पीने का चलन बढ़ गया है, क्योंकि मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल करने वाले मानते हैं कि हेल्थ के लिए तांबे वाला पानी परफेक्ट है। इंटरनेट से मिल रही जानकारियों ने ये भरोसा बढ़ा दिया है कि तांबे वाला पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, और कुछ लोगों की सोच बना दी गई है कि इससे लीवर, किडनी, बाल और त्वचा से जुड़ी परेशानियां नहीं होती। लेकिन WHO की नई रिपोर्ट इस सोच पर सवाल खड़े करती है, जिसके अनुसार जरूरत से ज्यादा कॉपर यानी तांबा शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि WHO की रिपोर्ट क्या कहती है। तो इसके अनुसार रोजाना 10 मिलीग्राम से ज्यादा तांबा शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। 1 कप पानी में 0.47 मिलीग्राम कॉपर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बड़ों में विल्सन तो बच्चों में मिंकीस नाम की बीमारी हो सकती है। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपकी जो वाटर कंटेंट है दैट शुड बी अराउंड 1 मिलीग्राम पर लीटर। 10 मिलीग्राम पर डे से अगर आप कॉपर ज्यादा लेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। एक डिजीज होता है अडल्ट्स में जिसको बोलते हैं विल्सन डिजीज।
एक बच्चों में डिजीज होता है जिसको बोलते हैं मिंकीज डिजीज। इसमें शरीर में इतना कॉपर होता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रॉब्लम एंड एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स कि ज्यादा कॉपर के डिपोजिशन से बहुत सारी जगह में कॉपर एबनॉर्मल जगह में, ब्रेन में, रेटिना में, किडनी में और लिवर में जमा हो जाता है। बहुत घातक बीमारियां होती हैं। तो एक्सेसिव कॉपर आपको नुकसान भी करेगा। जाहिर है ये रिपोर्ट इस सोच पर सवाल है कि तांबा शरीर के लिए हर हाल में फायदेमंद है। वर्षों से तांबे के बर्तन में रात भर रखा गया पानी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब बाकायदा कॉपर वाले आरओ वाटर प्योरीफायर बाजार में आ गए हैं। जोर शोर से इसकी मार्केटिंग हो रही है और जाहिर है इसका लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉपर की ज्यादा मात्रा शरीर के लिए ठीक नहीं होगी तो हर वक्त कॉपर वाला पानी क्या सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? सवाल ये भी है कि कैसे तय होगा कि हमने पानी के जरिए दिन भर में कितना कॉपर लिया। इन उलझे हुए सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि WHO की रिपोर्ट तांबे की ज्यादा मात्रा पर चेतावनी दे रही है। अगर इस पर कंट्रोल रखा जाए तो कॉपर शरीर के लिए अच्छा और यहाँ तक जरूरी है। जानकारों के अनुसार तांबा एक अहम पोषक तत्व है जो शरीर के जरूरी काम में भूमिका निभाता है। ये शरीर में ऊर्जा पैदा करने और दिमाग के केमिकल मैसेज सिस्टम को ठीक रखता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रभाव भी होता है, इसलिए तांबे के बर्तन में पानी रखा जाता है जिससे पानी के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। जानकारों के अनुसार तांबे के पानी में एल्कलाइन होता है और इसलिए शरीर को ठंडक मिलती है। इतना ही नहीं, ये पाचन में सुधार करता है और कब्ज एसिडिटी में राहत भी दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, कॉपर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इस तरह देखा जाए तो तांबा गुणों का भंडार है। अगर संतुलित तरीके से शरीर में जाएगा तो फायदा ही पहुंचाएगा, लेकिन WHO के अनुसार अगर मात्रा जरूरत से ज्यादा हुई तो उल्टे नुकसान हो जाएगा। जानकार भी मानते हैं कि तांबे की मात्रा ज्यादा होने से कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके चलते उल्टी, पेट में दर्द और दस्त की शिकायत हो सकती है। यहाँ तक कि इससे लीवर और किडनी प्रभावित हो सकते हैं। जितनी आप रेगुलर डाइट लेते हैं, शेलफिश लेते हैं, आपको चॉकलेट लेते हैं या कुछ नट्स वगैरह लेते हैं, उसमें डेली रिक्वायरमेंट एसेंशियल मिनरल आइटम्स की हमेशा पूरी हो जाती है। तो डाइटरी डेफिशिएंसी कॉपर की बहुत कॉमन नहीं है। इट इज रेयर टू हैव ए डाइटरी डेफिशिएंसी। दूसरा जो मिथ है कि अगर कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं, और कॉपर एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, तो उसको 8 घंटे तक जरूरी है कि उसका कांटेक्ट रहे कि उसकी जो कॉपर के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कंटेमिनेटेड वाटर के बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर सके। पर जिस तरीके का पूरे वर्ल्ड में अभियान चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया में, अगर आप स्वच्छ पानी पी रहे हैं तो कॉपर इसलिए पिया जाए कि आपको पानी को डिकंटेमिनेट करेगा, वो जायज नहीं है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि पानी के जरिए हमारे शरीर में तांबा जरूरत से ज्यादा न जाए। इसके मामले में खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर्स की राय में शरीर में कॉपर के लिए कॉपर के बर्तन में रखा पानी पीना जरूरी नहीं। अगर पीते भी हैं तो उसकी मात्रा पर नजर रखिए। जो पहले से बीमार हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खासतौर पर गर्भवती महिलाएं बगैर डॉक्टर से बात किए तांबे वाले पानी से दूर रहें। एक बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि दिन भर में पानी के जरिए हमारे शरीर में कितना तांबा गया। इसी तरह की उलझन कॉपर वाले आरओ वाटर प्यूरिफायर को लेकर है। हमने गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रो हेड डॉक्टर अनिल अरोड़ा से इस विषय में बातचीत की। अगर आपने एक कॉपर का बर्तन लिया, उस बर्तन में से जो कॉपर जिसकी लाइनिंग थी उसमें पानी स्टोर हुआ, वो कॉपर घुलेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में, क्यूपरस या क्यूपरिक आयन में। उसके बाद कितना डिसॉल्व होता है, कितना बॉडी में वाटर में अवेलेबल होता है, अवेलेबल होने के बाद कितना स्टमक में जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, दैट रिक्वायर्स वेरी हाई क्वालिटी साइंटिफिक स्टडी। इसके कोई बहुत अच्छे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। अगर 8 घंटे से ज्यादा स्टेगनेंट वाटर हो या कॉपर जिस टूटी से आ रहा है, जिस नल से आ रहा है वो भी कॉपर की लाइनिंग हो, तो ज्यादा कॉपर होता है। आरओ में वाटर फीड हो रहा है, उसके पीछे जो पाइप था वो स्टील का था या कॉपर का था। अगर उस पाइप में ही कॉपर का पानी आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आरओ में भी इनकमिंग वाटर में कॉपर कंटेंट ज्यादा होगा।
और उस जो कॉपर कंटेनिंग आरओ है उससे कितनी देर के लिए पानी निकला और आपने जिस वेसल में स्टोर किया उसमें कितनी कॉपर की लाइनिंग थी। तो अच्छी एलिगेंट स्टडीज हो सकते हैं। इफ समबडी वांट्स टू प्रूव दिस इज यूजफुल, सो लेट्स कम आउट विद रॉ hard based scientific data to claim that this is useful. Till then I think we'll have to keep our fingers crossed. तो दिल्ली में फिर हुई है बारिश और कर्नाटक में 10 मई को होंगे चुनाव। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की बाकी जरूरी खबरें मौजूद हैं। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। वहां 10 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं 4 राज्यों में उपचुनाव भी 10 मई को ही करवाए जाएंगे। इनमें पंजाब की जालंधर संसदीय सीट शामिल है। साथ ही ओडिशा, यूपी और मेघालय की 4 विधानसभा सीटों पर भी इसी तारीख को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में समिट फॉर डेमोक्रेसी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी बताया। साथ ही कहा कि हर इंसान की जरूरतों को समान रूप से पूरा करने का जरिया डेमोक्रेसी है। खबर है कि अमृतपाल सरेंडर की तैयारी में है, जिसके लिए वो किसी धार्मिक स्थल की तलाश में है। इस बीच अमृतपाल का एक भड़काऊ वीडियो सामने आया। वहीं अमृतसर में उसकी तलाश में पोस्टर चिपकाए गए, जिसमें लोगों से इस बारे में सूचना देने को कहा गया। साथ ही वहां सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इस बीच पुलिस ने उस गाड़ी को बरामद कर लिया, जिसमें 2 दिन पहले अमृतपाल के होशियारपुर में बैठे होने की सूचना मिली थी। दिल्ली में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान ऑनलाइन शरीक हुआ। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और सभी को यूएन के नियमों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ल की सिक्योरिटी में अदालत और घर पर अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। चाय उत्पादन के क्षेत्र में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी। मशहूर कांगड़ा चाय को यूरोपियन कमीशन से जीआई टैग मिल गया। इसकी जानकारी यूरोपियन कमीशन की तरफ से दी गई। इसमें स्थानीय खान पान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत की तारीफ भी की गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल बढ़ गई। इस्लामाबाद की एक अदालत ने महिला जज को धमकी देने के आरोपों पर इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और 18 अप्रैल को पेश होने को कहा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। चुनावी मौसम को देखते हुए बीजेपी की तरफ से भी वार पर पलटवार हो रहे हैं। इस बीच आज राहुल गांधी संसद परिसर में दिखे। सांसदी जाने के बाद राहुल पार्टी के काम से ही सही, लेकिन संसद परिसर में नजर आए। पर खबर ये नहीं है। खबर ये है कि वायनाड के पूर्व सांसद को आज लक्षद्वीप के दोबारा बहाल हुए सांसद ने उम्मीद दिखा दी है। वो ये रहा है कि बीते 5 दिनों में कांग्रेस राहुल की सजा के खिलाफ कोर्ट नहीं पहुंच पाई। हाँ, पर अब मन जरूर बना लिया है। सियासत में एक थ्योरी ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से लेट हुआ नहीं है, देरी की गई है, ताकि राहुल के लिए हमदर्दी बढ़ती रहे। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। एक ऑर्डिनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने से क्या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं? ये बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिस्टर राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। चेहरा बता रहा था वैष्णो जी का कि उनके पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि खुद जिस अडानी को बचाने के लिए ये सरकार दागदार हुई है, रेलवे तो उन्होंने ही बेच दिया। आज कोई मंत्री ये साहस दिखाए, प्रधानमंत्री ये साहस दिखाएं कि हम बेदाग हैं, हम पर कोई इल्जाम नहीं है, सब इल्जाम झूठे हैं विपक्ष के, और हम जेपीसी से जांच कराने की घोषणा करते हैं। ये दम नहीं। असल में राहुल की सांसदी पर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी। एक आपराधिक मामले में सजा के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी, पर उस फैसले पर उच्च अदालत से स्टे लग गया। तो इससे पहले कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशन आ गया। चर्चा है कि इस हिसाब से राहुल की सदस्यता भी बहाल हो सकती है।
उधर चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया कि वायनाड में फिलहाल चुनाव कराने का उनका इरादा नहीं। यानी राहुल के मामले में संस्था हो या सियासतदान, सभी इंतजार में हैं। हाँ, सियासी दंगल जारी है। पिछले कई दिनों से संसद से लेकर सड़क तक राहुल के बयान और जेपीसी की मांग पर टकराव है। विपक्ष हर हाल में अदानी मामले की जांच कराना चाहता है और बीजेपी की दलील है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियां खुद भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। संसद में हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं भ्रष्टाचार के जांच के लिए। हाँ, आप उस बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या आपके आसपास के सब लोग दूध के धुले हुए हैं? जरा देखिए दाएं बाएं कौन बैठे आपके यहाँ, कौन लगता है अदानी आपका? 2024 के दंगल को देखते हुए ये तकरार लाजिमी है। सवाल है कि आगे अभी क्या क्या होना है। विपक्ष को साथ लेकर कांग्रेस की तैयारी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। इन कुछ पहल ऐसे लिए जाते हैं सदन की तरफ से, कभी कभी सवाल तो उठते हैं। तो ये सवाल को लेकर विपक्ष के जो नेतागण हैं उसमें चर्चा स्वाभाविक है। और नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास की प्रस्ताव की बात किसी ने कहे होंगे, ऐसा नहीं। हम मेंबर होने की ये सोच भी रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति चाहे जो हो, अविश्वास प्रस्ताव में पेंच ये है कि उसके लिए संसद चलना जरूरी है, जिसके आसार नजर नहीं आते। बेशक सड़क पर पार्टी का विरोध जारी है और जानकार मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर राहुल के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव के बीच एक खिचड़ी और पक रही है। 2024 में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के कई समीकरणों पर काम हो रहा है। एक समीकरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। नीतीश कुमार ने राहुल को याद दिलाया कि वो इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? हम तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। रामनवमी के मौके पर कल यानी गुरुवार को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में गंगा किनारे संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। स्वामी रामदेव के आह्वान पर 100 से ज्यादा विद्वान संन्यास लेंगे और 500 से ज्यादा युवक और युवतियां ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे। संन्यास की परंपरा को आगे बढ़ाने की इस मुहिम पर हमारी सहयोगी श्वेता झा ने स्वामी रामदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी धरती गुरुओं की रही है, ऋषि मुनियों की रही है, और आज जिस तप भूमि पर हम मौजूद हैं वो स्वामी रामदेव की भूमि यहाँ पर है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी, ऋषि ग्राम रखा है और हम ऋषियों के संतानें हैं, ऋषियों के बेटे बेटियां हैं, और ऋषियों के वंशधर तैयार होते हैं ज्ञान से, दीक्षा से, तपस्या से। अब जहां वो पीछे भी देख रहे हैं ना, भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्स जातम तदस्मै देवोपसम नमन्तु। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वाते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। माने ये देश ऋषि मुनियों ने बनाए, उन्हें तप किया, त्याग किया,
इस धरती को अपने पुण्यों से आप्लावित किया। आज 1,96,8,73,124 वर्ष पुराने ये जो पावनी संस्कृति है, कोई ऐसी तो नहीं चल रही। बिल्कुल। तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किया और उन पूर्वजों की पावनी परंपरा को हम यहाँ तब के साथ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना झोपड़ियां सब बनी हुई है जी, यहाँ तो ये पर्ण कुटीर बनाए गए हैं। सब बच्चों ने इस विशेष अनुष्ठान किया। अच्छा। बाकी तो ये एक सन्यासी को बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। उनको वेद शास्त्रों की शिक्षा देके, जो आधुनिक शिक्षा है, कोई डॉक्टरी करके आता है, कोई इंजीनियरिंग करके आता है, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आता है, बीकॉम, बीटेक, एमटेक आदि, ये जो पढ़ाई है ये तो दुनियावी मायावी पढ़ाई है। ठीक है, वो बोध होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत माइनर सी बात है। ये तो सबसे बात है जीवन का बोध, भारत का बोध, सनातन का बोध और विश्व बोध के साथ, वैज्ञानिक बोध के साथ अपने वेदों का बोध, क्योंकि हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म के संवाहक ऐसे योगी और कर्म योगी, ऐसे पुरोधा सन्यासी बना रहे हैं जिनके जीवन का मकसद कोई अपने नाम की, अपने प्रतिष्ठा का के लिए नहीं बना रहे। लेकिन ये भी स्वामी जी, ये भी बताया गया है कि ये जितने भी बन रहे हैं, आपसे दीक्षा लेने वाले हैं, सन्यास दीक्षा ले रहे हैं, उनका वो आपके उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसा है क्या? अभी आधों को तो उत्तराधिकारी बना दिया। जो हमारा मूल, जो हमारी संस्था है दिव्य योग मंत्र ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जी, उसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव के अलावा एक एक ट्रस्ट में 4-4, 5-5 सन्यासियों को ऑलरेडी उत्तराधिकारी बना दिए। क्या बात है। और अपने जो गुरुकुल हैं, यूनिवर्सिटी है, अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग जो प्रकल्प हैं, इनका नेतृत्व ये सन्यासी ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। तो एक एक सन्यासी को आज पूरा जो शिक्षा तंत्र, पूरा चिकित्सा तंत्र यहाँ पर चल रहा है, और योग आयुर्वेद स्वदेशी का ये जो पूरा अनुष्ठान है, अभियान है, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना समय, शक्ति, ऊर्जा ये स्वामी जी अर्पित कर रहे हैं। स्वामी जी, यहाँ जब मैं पहुँचती हूँ ना, तो एक सवाल अपने आप जहन में आता है, क्योंकि एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है वो चैटबॉट की बात करती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्वामी रामदेव, ये जो युवा पीढ़ी है, इनको सन्यास और दीक्षा दे रहे हैं। तो जरा समझाएंगे क्या है ये? तो स्वामी रामदेव का सन्यास कैसा है, पहले तो स्वामी रामदेव को ही देख लो। एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ स्वामी रामदेव, 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया, गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा से वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन, पुराण, आयुर्वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ा और फिर यहाँ पहुंच गया। हल चलाता था, मैं बचपन में छोटा बच्चा था। अच्छा। हल चलाने वाले सन्यासी ने हलचल मचा रखी है अकेले ने। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, मैं आत्मश्लाघा के लिए नहीं, लेकिन जो भगवान ने हमसे योग के, आयुर्वेद के, प्रवृत्ति के क्षेत्र में कराए, और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और पूरा पतंजलि वेलनेस का, माने पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था को भी दिशा देने का काम पतंजलि कर रहा है और आने वाले समय में करने वाला। माने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा में क्रांति, चिकित्सा में क्रांति। तो ये जो सन्यास दीक्षा आप देने वाले हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा विद्वान और विदुषी जो हैं, उन्हें आप ये दीक्षा देंगे, और 500 से ज्यादा ऐसे होंगे जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे कल से। तो ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा अभियान आपने चलाया है, उसके पीछे क्या वजह है? हमारी संस्कृति में कहा जाता है, जो सन्यासी हो जाता है वो नारायण का स्वरूप हो जाता है। तो कुछ लोग सन्यासियों को नारायणी सेना कहते हैं, कुछ लोग उसको भगवा। तो आप एक सेना तैयार कर रहे हैं, रामदेव जी एक सेना तैयार कर रहे हैं। नारायणी सेना मतलब भगवान के वेद धर्म को, योग धर्म को, सनातन अध्यात्म धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, अपनी सारी कामनाओं, अपनी सारी तृष्णाओं को। अब जैसे हवन जो हो रहा है ना, इसमें आहुति देते हैं, भू संन्यास्तम मया, भुव संन्यास्तम मया, स्व संन्यास्तम मया, वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, ऐसे संकल्प के साथ सन्यासी बनते हैं। तो ये सन्यासी बनना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है।
बहुत बड़ा साहस चाहिए। लोग छोटे छोटे लालच तो छोड़ नहीं पाते, मोबाइल छूटता नहीं है, घड़ी छूटती नहीं है, गाड़ी छूटती नहीं है, जूते चप्पलों में लोग जो घुसे रहते हैं, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड चप्पल चाहिए, यहाँ कुछ नहीं। अपनी सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को और बहुत एक जो छोटे छोटे भोग विलासों में जीवन को लोग तबाह कर देते हैं, एक बड़े सत्य की साधना। ऐसे अपनी जो योग परंपरा, वेद परंपरा, सनातन ऋषि परंपरा है, संन्यास की परंपरा है, इसके बारे में उपहास उड़ाने वाले उड़ाते रहे। हमने अपना काम किया था, कर रहे हैं और करेंगे। पहले अकेला था, अब तो करीब 250 सन्यासी हो जाएंगे, इसके बाद 1000 से ज्यादा होंगे और देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे सबके कल्याण के लिए। यानी कि सनातन का आनंद और उत्सव कल मनाया जाएगा। हाँ, ऋषियों के वंशधर, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि बनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका स्वामी रामदेव जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी रामदेव जी, जो कि कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि 100 से भी ज्यादा विद्वान और विदुषी जो हैं वो संन्यास दीक्षा लेंगे और कल एक भव्य, बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम और उत्सव होने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सनातन का उत्सव होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन मदन के साथ श्वेता झा, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये खबरें जरूरी हैं, छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की भी खबर ले आए। बुधवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 346 अंक बढ़कर 57,960 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 129 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 17,080 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सराफा मार्केट में सोने का भाव 110 रुपए की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 58,740 रुपए दर्ज किया गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। हालांकि 1 किलो चांदी की कीमत 350 रुपए बढ़कर 70,100 रुपए हो गई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने ऐलान किया कि वो वित्त वर्ष 2024 में स्वेपेबल बैटरी के साथ भारत में 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च करेगी। जापान की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने ये भी कहा कि वो भारतीय बाजार में मिड रेंज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स लॉन्च करेगी। हालांकि कंपनी ने ये खुलासा नहीं किया कि उसके ये आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटर होंगे या मोटरसाइकिल। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कहा कि वो इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौते के तहत सभी विवादों और दावों को सेटल कर रही है। सेटलमेंट एग्रीमेंट के अनुसार जी इंडसइंड बैंक के बकाये को 30 जून तक या सोनी के साथ विलय सौदा पूरा होने के 7 दिनों के अंदर चुका देगी। दोनों ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सेटलमेंट एग्रीमेंट की जानकारी दे दी। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा यूपीआई पेमेंट से जुड़ा है, जिसका रोजाना इस्तेमाल हर कोई करता है। देश में रोजाना करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी ऐप के जरिए किए जाते हैं। लेकिन अब यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर 1 अप्रैल से एक इंटरचेंज फीस लगने की बात सामने आई है। यूपीआई को कंट्रोल करने वाली संस्था एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से 2,000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस लगेगी। ये फीस अलग अलग मर्चेंट की कैटेगरी के हिसाब से तय होगी। इस फीस की रेंज 0.5% से लेकर 1.1% तक होगी। लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद लोगों में यूपीआई पेमेंट्स को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। इसके बाद एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कर इस मामले को स्पष्ट किया। एनपीसीआई ने साफ किया है कि यूपीआई से होने वाले पेमेंट पर ग्राहकों को कोई फीस नहीं देनी होगी। यूपीआई के जरिए होने वाले बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में होने वाले सामान्य लेन देन मुफ्त रहेंगे। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के जरिए आमतौर पर 99.9% लेन देन इसी तरह के होते हैं। एनपीसीआई ने कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला इंटरचेंज चार्ज सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा, जिसे पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिजिटल वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से किया गया हो। ये चार्ज भी सिर्फ 2,000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर लगेगा। यही नहीं, इस चार्ज की वसूली ग्राहक से नहीं होगी, बल्कि मर्चेंट यानी दुकानदार से होगी। डिजिटल पेमेंट मामलों के विशेषज्ञ और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नवीन सूर्या से हमने इस नए चार्ज को लेकर विस्तार से बातचीत की है।
जो ट्रांजैक्शन है जो आप यूपीआई से करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। आप अब तक जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो आप अपने बैंक अकाउंट से, या तो मैं जैसे नवीन सूर्या मैं आपको जैसे पैसा भेज रहा हूँ आशुतोष जी को, राइट, तो एक वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होता था। एक होता था कि मैं कोई दुकान पे खड़ा हूँ, उस आदमी को पैसा दे रहा हूँ, तो पहले तो वो मर्चेंट कहलाता है, जो बिजनेसमैन है, जो पैसा ले रहा है, जो कुछ बेच रहा है मुझे और जिसके लिए पैसा दे रहा था। अब उसको पैसे देने के लिए मेरे को यूपीआई के थ्रू, जो बीच में पाइप है, मेरे बैंक अकाउंट से दे सकता हूँ। उसमें आज की तारीख में अभी तक में कोई चेंज नहीं, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। उसके कमर्शियल जो पहले बीच में 0 थी, वो सही है गलत है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उस पर भी कोई चीज नहीं। फिर थोड़े टाइम पहले आरबीआई की अप्रूवल से एनपीसीआई ने क्रेडिट कार्ड को भी चालू किया कि आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके, रुपे क्रेडिट कार्ड को, उससे आप पे कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आज के दिन में हर मर्चेंट जो है, हर बिजनेसमैन है, जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसको एक एमडीआर लगती है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो उसको जो पैसा मिलता है उसमें से उसका कमीशन कट के उन पेमेंट कंपनीज को या बैंक्स को जाता है। वो वाला जो सेम चीज है उन्होंने उसमें स्टार्ट किया क्रेडिट कार्ड पे। सेम चीज अभी थोड़े दिन पहले प्रीपेड कार्ड या प्रीपेड वॉलेट्स पे भी उन्होंने बोला कि आपके पास अगर वो है तो आप उसको भी अभी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब उसके ऊपर भी उन्होंने सिमिलर एमडीआर कॉन्सेप्ट लाया है। और ये सारे जो चार्जेस हैं, जो जैसे मैंने बोला, जैसे बाकी पेमेंट ऑप्शन में होते हैं, बिजनेस वाला जो आदमी है वो उसको पे करना है, जो रिसीव करता है, जो आज की तारीख में बाकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे भी पे करता है। और ये चार्ज तभी लगेगा उसको इन पे तब जब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज हो, मतलब कि या तो वॉलेट यूज हो या क्रेडिट कार्ड यूज हो और 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। एक बार फिर से आप लोगों पर 1.1% का टैक्स एक तरह से लागू होने जा रहा है। अगर किसी भी कस्टमर से आपने 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन लिया वॉलेट वाला, तो आपको 1.1% देना पड़ेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं, और क्या दुकानदार ही देगा या फिर कस्टमर के ऊपर एक और बोझ डाल दिया जाएगा? देखिए, दुकानदार की अगर मैं बात कहूं तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कैश मत लो, यूपीआई शुरू कर दिया है, आप यूपीआई लीजिए। अब यूपीआई शुरू कर दिया है तो यूपीआई पे भी चार्ज लगा दिया है। तो जैसे जैसे आम कंज्यूमर इससे फैमिलियर हो रहा है, अब दुकानदार पे 1.1% का बोझ फिर से बढ़ाने के लिए सरकार अग्रसर हो गई है। तो आप ये देखिए, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बाजार में, जो दुकानदार है वो बड़ी कंपनियों के और उद्योगों के आगे बहुत छोटा प्रतीत होता है और उसका मार्जिन भी बहुत कम रह गया है। अब जब कस्टमर यूपीआई के प्रति इतना सजग हो गया है और आसानी से कर देता है, तब उस पर आप फिर से चार्ज लगा रहे हैं, जो कि दुकानदार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है ना। अब कस्टमर कैश लेकर आता नहीं है, तो आप ये समझे कि गवर्नमेंट पहले कहती है कैश मत यूज करो, अब उसने यूज करना बंद किया तो यूपीआई की आदत लग गई। अब यूपीआई की आदत लग गई तो फिर से दुकानदार पर ही एक बोझ और डाल दिया गया, है ना। गवर्नमेंट कहती है कैश लोगे, बैंक में जमा करोगे तो वहां पे भी चार्ज लगेगा, तो आप यूपीआई करो, अब यूपीआई पे भी चार्ज लगेगा। तो यानी कि चार्ज तो अल्टीमेटली दुकानदार को देना ही देना है, चाहे वो कैश ले, जमा करने पे भी चार्ज है, और चाहे यूपीआई ले। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, सरकार को, कि एक आम उपभोक्ता और आम दुकानदार इसको किस तरह से बोझ को ले पाएगा, वो नहीं ले। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर नेताओं की हेट स्पीच से जुड़ी एक अहम खबर है। देश में आए दिन नेताओं के भड़काऊ और जहरीले बयान सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को गंभीरता से लेते हुए नेताओं को जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए बड़ी नसीहत दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और राजनेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ऐसे भाषण बंद हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि असामाजिक तत्वों की तरफ से नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं और लोगों को खुद पर संयम रखना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल दी। बेंच ने कहा कि नेहरू और वाजपेयी के भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, कोने कोने से इकट्ठा होते थे। जजों ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती हैं। बेंच ने आगे कहा कि भारत के लोग दूसरे नागरिकों या समुदायों का तिरस्कार नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि देश में हर दिन असामाजिक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में नाकाम तमाम अथॉरिटीज का मुद्दा उठाया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में भी हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए
कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गूगल को जुर्माने पर लगा बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको ले चलते हैं डिजिटल गली में। NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी गूगल को राहत नहीं मिली। उसने गूगल पर लगे 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा। ये जुर्माना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था, लेकिन फिर गूगल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था। कंपनी पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की वजह से ये जुर्माना लगाया गया था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 30 करोड़ नौकरियों को संकट हो सकता है। वित्त मामलों पर नजर रखने वाली अमेरिकी कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी कंपनियां अपना वर्कलोड का 25 से 50% काम इंसान के बदले AI से करवा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में 30 करोड़ नौकरियों पर असर पड़ने की संभावना है। रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज जहां कई जगहों पर कूड़ा कचरा फैलने से गंदगी का अंबार हो जाता है, वहीं बिहार के गया में एक अनोखी पहल खूब तारीफ बटोर रही है। दरअसल यहां नगर निगम ने शहर के घरों से निकाले जा रहे कचरे से ऐसा प्यारा और खूबसूरत पार्क बनाया है, जिसे देखकर आप भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। आप कई तरह के खूबसूरत पार्कों में गए होंगे, लेकिन ये पार्क दूसरे हरे भरे पार्कों से थोड़ा अलग है। ये है कबाड़ से जुगाड़। अब ये लाइन ही दरअसल इस पार्क की खूबसूरती को बखूबी बयां कर रही है। बिहार के गया में बना ये नगर निगम स्टोर है। कभी यहाँ काम करना तो दूर, खड़ा रहना तक मुश्किल हो जाता था, मगर देखिए आज इसी जगह को एक खूबसूरत पार्क की शक्ल दे दी गई। कचरे से पार्क बनाने का काम यहाँ 2017 में शुरू हुआ। यहाँ काम कर रहे लोग इसे मेयर साहब का आइडिया बताते हैं। यहाँ पे जब हम आए थे 2017 में, यहाँ इतना मच्छर लगता था, यहाँ इतना मतलब ज्यादा पूरा सफाई नहीं था। तो चिंटू भैया जो है हमारे वो सीनियर हैं, तो उनका दिमाग में आया कि यहाँ पे एक कचरा पार्क बनाया जाए। और ये कचरा पार्क बना, हमारा जो भी यहाँ से लेबर और ड्राइवर हर वार्ड में जाता था, जो भी वार्ड में मिलता था, चाहे मूर्ति हो, चाहे कचरा का कुछ भी हो, प्लास्टिक का हो या किसी तरह का हो, वहाँ से सबको बोला गया आप लोग इकट्ठा करके जो भी सामान मिलेगा यहाँ लेके आइएगा। अमेरिका जाने वालों के लिए आई है एक और अच्छी खबर। लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की बाकी और जरूरी खबरें मौजूद हैं। अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज है। दावा है कि पिछले कुछ समय में वहां के वीजा इंटरव्यू के वेटिंग टाइम में 60% की कमी आई है। साथ ही अमेरिका के वीजा सर्विसेज ब्यूरो ऑफ कंसुलर अफेयर्स ने बताया कि आने वाले समय में ये वेटिंग टाइम और घट जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको वीजा से पहले होने वाले इंटरव्यू के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। म्यांमार में करीब 40 राजनीतिक दलों की मान्यता छिन गई। इनमें आंग सान सूची की पार्टी NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भी शामिल है। दरअसल इन दलों ने सेना के शासन वाले नए नियमों के तहत अपनी पार्टी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसी वजह से ये दल अब वहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। म्यांमार में सितंबर में आम चुनाव करवाए जाने की तैयारी है। हालांकि सूची समेत कई दलों का साफ कहना है कि चुनाव न तो स्वतंत्र होंगे और न ही निष्पक्ष, इसलिए वो इसका विरोध करेंगे। पाकिस्तान की मंशा को वर्ल्ड कप से पहले फिर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के मैच भारत से बांग्लादेश शिफ्ट नहीं होंगे। खेल जगत की बाकी खबरें देखते हैं खेल चक्कर में। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ और वो 8वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं शुभमन गिल 5वें और विराट कोहली 7वें स्थान पर बने हुए हैं।
बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने मुकाबले में कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन और 15वीं रैंकिंग वाली कनाडा की मिशेल ली को हराया। आकर्षि ने 12-21, 21-15 और 21-18 से ये जीत हासिल की। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 95 साल की बुजुर्ग भगवानी देवी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पोलैंड में आयोजित इस चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते। बुजुर्ग एथलीट भगवानी देवी ने 60 मीटर दौड़, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में ये उपलब्धि हासिल की।